गाइस वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। इट्स अंकिता चौबे और ये है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सीरीज़। तो डियर, आज हम 95 क्वेश्चन कवर अप करेंगे और आपका मैं पूरा यूनिट ख़त्म कर दूंगी। इसमें आपका पूरा सिलेबस मैंने कवर अप कर लिया है, तो इसको बनाने में थोड़ा टाइम ज़रूर लग गया, बट इट्स टू इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइस। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स बिगिन अवर क्लासेस और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिसमें ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टडी करेंगे। क्या कह रहा है, व्हेन डज सस्टेनेबल डेवलपमेंट टेक प्लेस। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट टेक प्लेस ड्यूरिंग द डिज़ाइन फेज ऑफ द बिल्डिंग डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, सस्टेनेबल प्लानिंग कंसिडर इन्वायरमेंट, सोशल एंड डैश इम्पैक्ट इन द बिल्डिंग। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसिडर इन्वायरमेंटल, सोशल एंड इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ द बिल्डिंग। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट वो कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ नेगेटिव इन्वायरमेंटल इफेक्ट। नेगेटिव इन्वायरमेंटल इफेक्ट इज कंसिडर्ड बाय विच, बाय कंस्ट्रक्शन नॉइज। देखो, एसिलरेशन, जनरेशन, स्पेस इज नॉट अ, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके कोई भी नॉइज या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल अप्लाइड इन सस्टेनेबल प्लानिंग। सो विच ऑफ द पार्टिकल इज अप्लाइड इन सस्टेनेबल प्लानिंग। इसका क्या हो जाएगा, साइट अपीयरेंस। नेक्स्ट कह रहा है कि नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कैन बी माइटिगेटेड बाय परफॉर्मिंग बोथ प्रीलिमिनरी एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। देखो, प्रीलिमिनरी में क्या करते हैं, प्रीलिमिनरी में साइट की जो भी आपकी साइट है, आप वहाँ पे जाओगे और उसकी स्टडी करोगे, उसका पुराना डाटा निकालोगे कि यहाँ पे पहले अभी तक कैसी साइट थी, यहाँ पे वाटर की कितनी प्रेजेंस है और बाकी सारी फैसिलिटीज़ को आप यहाँ पे देखोगे और कंसिडर करोगे। तो ये प्रीलिमिनरी आपका सर्वे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, द सस्टेनेबल प्लानिंग साइट अपीयरेंस एवल्यूशन द रिलेशनशिप बिटवीन बिल्डिंग एंड इट्स सराउंडिंग एरिया। जो आपका सस्टेनेबल प्लानिंग में आप क्या करते हैं, जो आपकी साइट रहती है इसमें क्या देखते हैं, आपकी बिल्डिंग के साथ साथ इसके सराउंडिंग का एरिया को भी आप क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है, साइट अपीयरेंस एवेल्यूएट अ बिल्डिंग एक्सेसिबिलिटी टू इंफ्रास्ट्रक्चर डैश एंड लोकेशन माइक्रो क्लाइमेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 7th का ए, कंपेरेटिबिलिटी ऑफ यूज विथ अ सराउंडिंग एरिया। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि बाय इवेल्युएटिंग अ बिल्डिंग इकोलॉजिकल इम्पैक्ट इन्वायरमेंट हार्म इज आइडेंटिफाइड। जो आपका इन्वायरमेंट हार्म आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इकोलॉजिकल इम्पैक्ट के साथ। तो यहाँ पे क्या क्या है, आपके ऑप्शन है रिड्यूस्ड, इंक्रीज, एनहेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 8 का ए, रिड्यूस्ड। देखो, आपका जो, अगर आपने एवेल्युएशन कर लिया अपनी बिल्डिंग का कि यहाँ पे इन्वायरमेंटल का कोई हार्म तो नहीं है, अगर आपने इसके हार्म को आइडेंटिफाई कर लिया तो आप उसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर रिड्यूस लैंड टेक इम्पैक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9th का आंसर हो जाएगा आपका ए, मिनिमाइजिंग बिल्डिंग फुटप्रिंट। अगर आप जो आपके मिनिमाइज कर दें बिल्डिंग के फुटप्रिंट को, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, लैंड के इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सस्टेनेबल प्लानिंग प्रैक्टिस। तो इनमें से कौन सा सस्टेनेबल प्लानिंग प्रैक्टिस नहीं है। तो फर्स्ट क्या कह रहा है, रीयूज ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर मटेरियल, ये तो सस्टेनेबल है। नेक्स्ट वो कह रहा है हेरिटेज इम्पैक्ट, ये भी सस्टेनेबल में आएगा, बट ये जो आपका एनर्जी ऑडिट है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में नहीं आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीयूजेबल बिल्डिंग मटेरियल फ्रॉम डीमोलेटाइजिंग बिल्डिंग व्हेन कंस्ट्रक्शन न्यू बिल्डिंग। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ब्रिक्स। अगर आप ब्रिक्स का यूज़ करेंगे तो इसका डीमोलेटाइजेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में कि इट इज़ ऑफ्टन मोर डैश टू अडॉप्ट एग्जिस्टिंग बिल्डिंग टू अ न्यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इकोलॉजिकल। इट इज़ ऑफ्टन मोर इकोलॉजिकल टू अडेप्ट एग्जिस्टिंग बिल्डिंग टू न्यू यूज़। अगर आपका क्या कर सकते हैं, जो भी आपकी बिल्डिंग है उसको आप न्यू यूज़ में ले सकते हैं, तो ये क्या करेगा, आपका इकोलॉजिकल इफेक्टिव रहेगा। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, व्हाट डज HIA स्टैंड फॉर। HIA
इज स्टैंड फॉर आपका हेरिटेज इम्पैक्ट असेसमेंट। हेरिटेज अलग अलग साइज रहती है ना, कि ये हेरिटेज के लिए है, रामसर कन्वेंशन। तो हेरिटेज साइट मतलब कि वो सारी साइटें जिनको आपको बचाना है, जिनमें कोई इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट से आप क्या करना चाहते हैं, उनको कंजर्वेशन देना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द HIA प्रोसेस एंश्योर द हेरिटेज बिल्डिंग आर डैश एंड द पब्लिक इज कंसिडर्ड बिफोर डेवलपमेंट। जैसे कि पुरानी अगर आपकी, इसमें क्या हो जाएगा, डीमोलिटाइज्ड। क्या हो जाएगा इसका आंसर, डीमोलिश्ड। तो क्या होता है कि देखो, जो आपकी पुरानी बिल्डिंग या आपके बड़े बड़े जो आप देखते हैं ना महल वगैरह, उनको ये क्या करते हैं, ये हेरिटेज साइट में इनको प्रोटेक्शन देते हैं। नेक्स्ट कह रहा है अ हेरिटेज इम्पैक्ट असेसमेंट, इसका क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टेड हिस्टोरिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओल्ड बिल्डिंग। अगर आपने किसी भी साइट को हेरिटेज प्रोटेक्शन दे दिया तो क्या होगा, उसका मेंटेनेंस होने लगेगा। आप देखते हैं अभी तक बहुत सारे हमारे जो अलग अलग महल हैं उनको बहुत अच्छे से रखा जाता है, और जिनको नहीं रखते तो वो क्या हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो ये इसलिए हेरिटेज साइट बनाते थे उनको। व्हाट डज RHBTA स्टैंड फॉर। तो RHBTA स्टैंड फॉर रिवाइटलाइजिंग हिस्टोरिकल बिल्डिंग थ्रू पार्टनरशिप। नेक्स्ट इसके बाद क्या कह रहा है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रिवाइटलाइजिंग हिस्टोरिकल बिल्डिंग थ्रू पार्टनरशिप RHBT स्कीम डज नॉट प्रोटेक्ट। ये जो आपका RHBT स्कीम है ये किसको प्रोटेक्ट नहीं करती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एनर्जी ऑडिट को। देखो बाकी सारी रीयूज, बाकी एक्सपेंशन ऑफ द बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आता है। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, सस्टेनेबल बिल्डिंग डिज़ाइन इज एनहेंसिंग बिल्डिंग डैश दैट प्रमोट्स इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन हेल्थ एंड सेफ्टी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिल्डिंग स्टैंड्स दैट द प्रमोशन। ये क्या होती है, जो आपकी सस्टेनेबल बिल्डिंग है यही क्या होती है, यही आपकी प्रोटेक्शन देती है किसको, आपके इन्वायरमेंट को और इन सारी चीज़ों को। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे 19 क्वेश्चन में कह रहा है सस्टेनेबल बिल्डिंग डिजाइनिंग डज नॉट इंक्लूड। सो सस्टेनेबल बिल्डिंग डिजाइनिंग डज नॉट इंक्लूड टाउन प्लानिंग। इसमें टाउन प्लानिंग नहीं होती। एनर्जी करोगे आप, इंडोर एरिया क्वालिटी वगैरह सब करोगे, मगर टाउन प्लानिंग आप इसमें नहीं करते हैं सस्टेनेबल में। नेक्स्ट वो कह रहा है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन हांगकॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन बिल्डिंग कंट्रीब्यूट टू डैश ऑफ द सिटी द टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। तो क्या होता है हांगकॉन्ग, अगर आप हांगकॉन्ग की बात करो तो हांगकॉन्ग में आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अबाउट कितने, आपका 89% कहाँ पे कंट्रीब्यूट होती है, आपकी सिटी में, पूरे जो भी आपका टोटल कंजम्पशन एरिया का 89%। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ बिल्डिंग एबिलिटी टू मिनिमाइज सोलर हीट ग्रेन इज मेजर्ड बाय द, तो इसका आंसर हो जाएगा बाय द ओवरऑल थर्मल ट्रांसफर वैल्यू OTTV, है ना। अगर आपको जैसे कि सोलर हीट का अगर आपको कुछ भी करना है या आप चाहते हैं कि वहाँ पे कितना थर्मल आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप, ओवरऑल थर्मल ट्रांसफ़र वैल्यू से, कि कितना ओवरऑल थर्मल ट्रांसफ़र आपका हो रहा है बिल्डिंग में। नेक्स्ट कह रहा है 22 में व्हाट डज LEED स्टैंड फॉर। तो LEED जो आपका रहता है इसका फुल फॉर्म रहता है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट डिज़ाइन। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट डिज़ाइन, LEED, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट डिज़ाइन, जो आपका पूरा इन्वायरमेंटल चीज़ों को देखता है। नेक्स्ट कह रहा है कि अ बिल्डिंग विच यूटिलाइज सोलर एनर्जी सच एज सोलर फिल्म इफेक्टिवली डैश हीट अगेन ड्यूरिंग द विंटर एंड डैश हीट अगेन ड्यूरिंग द समर। देखो वो क्या कह रहा है कि जो आपकी बिल्डिंग जो यूटिलाइज करती है सोलर एनर्जी को, है ना, किसकी तरह, एज अ सोलर फिल्म की तरह, तो उसमें जो आपका इफेक्ट आएगा विंटर के टाइम, तो विंटर के टाइम अगर आपका इफेक्ट कैसा होना चाहिए,
विंटर के टाइम आपका इफेक्ट कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर आपका देखो ये जो आपका सोलर एनर्जी यूटिलाइज्ड बिल्डिंग रहती है ना, इनको इस तरीके से हम डिज़ाइन करते हैं कि ये गर्मी के टाइम आपकी हीट को कम एब्जॉर्ब करे और ठंड के टाइम आपकी हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करे। ठीक है, जैसे कि आपको कहते हैं कि हाँ आपका नॉर्थ साउथ फेसिंग वाला आप घर ना लें, या आप पूर्व दिशा पश्चिम दिशा वाला, ये सारी चीज़ें क्यों रहती हैं, जिसमें आप इफ़ेक्टिवली एनर्जी को क्या कर सकें, यूटिलाइज कर सकें। नेक्स्ट कह रहा है अ सस्टेनेबल बिल्डिंग इज इंटीग्रेटेड इनटू द नेचुरल एंड डैश सेटिंग ऑफ द लोकेशन। तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा 24 का आपका हो जाएगा ए, कल्चरल, है ना। नेचुरल के साथ साथ आप क्या करोगे, कल्चरल को भी देखोगे आप कि कल्चरल एक्टिविटी क्या है। नेक्स्ट वो कह रहा है विच लैंड यूज इज कंसिडर्ड इन कंपैरेटिवली विथ रेसिडेंशियल नेबरहुड। तो यहाँ पे आ जाएगा इंडस्ट्रियल यूज। तो आप कभी वो सारा लैंड, क्या कह रहा है, विच लैंड इज कंसिडर्ड इन कंपैरेटिवली विथ द रेसिडेंशियल नेबरहुड। तो इसका क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल। 26 कह रहा है डैश वेंटिलेशन रिक्वायर्ड लेस एनर्जी कैपेबिलिटी एंड मेंटेन कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन लेस GHG इमोशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 26 का आपका आंसर हो जाएगा सी, ऑटोमेटिक। जो आपका ऑटोमेटिक वेंटिलेशन रहते हैं इनको एनर्जी की ज़रूरत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि रेन वाटर कैन बी हार्वेस्टिगेटेड फ्रॉम द रूफ ऑफ द बिल्डिंग टू स्टोर फॉर नॉन पोर्टेबल यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ नॉन पोर्टेबल यूज। तो नॉन पोर्टेबल हम देखो कहाँ पे, आप देखो कहाँ पे इसका यूज़ नहीं कर सकते, वो सारा रेन वाटर जो आप कहाँ से, छत से लेकर के आ रहे हैं। तो इसका यूज़ आप कहाँ कर सकते हो, टॉयलेट या फ्लश में। ड्रिंकिंग में भी नहीं कर सकते और ना ही कुकिंग में कर सकते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। कौन कौन सा दे रहा है, थर्मल, सोलर और कोल। देखो रिन्यूएबल की बात करें तो थर्मल इज अ रिन्यूएबल एनर्जी, जो जियोथर्मल, सोलर, तो ये कोल इज नॉट अ रिन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट कह रहा है रिन्यूएबल एनर्जी इज डैश एंड डज नॉट प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज ड्यूरिंग ऑपरेशन। तो इनमें से कौन सी रिन्यूएबल एनर्जी है, तो रिन्यूएबल एनर्जी इनमें से कौन सी दिख रही है आपको, इसमें से अगर हम बात करें प्लेंटी, तो प्लेंटी जो आपकी एनर्जी है ये कैसी है, रिन्यूएबल एनर्जी है। नेक्स्ट वो कह रहा है रिन्यूएबल एनर्जी इन अ सोलर इन अ सॉल्यूशन फॉर डैश एनर्जी डिमांड एंड डैश ऑयल सप्लाई। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 30 का आपका हो जाएगा, 30 का ब्री क्या हो जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी इज अ सॉल्यूशन फॉर ग्रोइंग एनर्जी डिमांड एंड डिमिनिशिंग ऑयल सप्लाई। देखो एनर्जी डिमांड, जैसे कि आप अभी अभी क्या देख रहे हैं, हम अभी देख रहे हैं कि ये जो आपका एनर्जी, जैसे कि सोलर एनर्जी है, तो सोलर एनर्जी कैसी है, रिन्यूएबल एनर्जी है। इसके कारण जो आपकी ऑयल की प्राइसेस हैं ये क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे कम हो जाएंगे। हम धीरे धीरे बैटरी वाली सारी चीज़ें आप धीरे धीरे लेके आ रहे हो, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो किसी चीज़ को, क्या कर रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो। नेक्स्ट वो कह रहा है द हांगकॉन्ग गवर्नमेंट एम टू जनरेट डैश परसेंटेज ऑफ द सिटी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यूजिंग द रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2021। 2021 में अगर आप हांगकॉन्ग सिटी की बात करें तो 1 to 2% ऑफ द सिटी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज यूज एज अ रिन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, यूनिवर्सल कैपेसिटी। अभी अभी आपका जो आप मोदी जी का नारा आपने सुना है, क्या है, मोदी जी कह रहे हैं कि एक सूर्य, एक वर्ल्ड और एक सूर्य। तो इसका क्या मतलब है, हम पूरी इंडिया को हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं आपके एक ही सोलर सिस्टम से। मतलब कि हम यहाँ पे सोलर एनर्जी को जनरेट करेंगे और हर एक सिटी तक उसको, हर एक कंट्री तक हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसी तरीके से आप क्या है, ये सारी अप्रोच है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। नेक्स्ट वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 32 में, यूनिवर्सिटी एक्सेसिबिलिटी इज डिज़ाइन अप्रोच दैट अलाउ द पार्टिसिपेशन फ्रॉम अ
डैश रेंज ऑफ यूजर्स। तो इसका आ जाएगा आपका आंसर ड्राइवर्स। क्या आ जाएगा? डाइवर्स, है ना। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है? अ वेल डिजाइंड बिल्डिंग एनवलप डैश द एंट्री ऑफ कंटेनमेंट एरिया एंड मॉइस्चर। क्या आ जाएगा इसका? अ वेल डिजाइन बिल्डिंग एनवलप। अगर आपकी बिल्डिंग को आपने क्या करा है? वेल डिजाइन करा है, तो क्या आ जाएगा? अ वेल डिजाइंड बिल्डिंग एनवलप एलिमिनेट्स द एनर्जी ऑफ कंटेमिनेटेड एयर एंड मॉइस्चर। जो भी आपका एयर और मॉइस्चर को ये क्या कर देगी? कम कर देगी, अगर अच्छे से आपने उसको डिज़ाइन करा है। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है? नेक्स्ट वो कह रहा है कि बिल्डिंग ओरिएंटेशन इज द डैश ऑफ बिल्डिंग ऑन द साइट। तो बिल्डिंग ओरिएंटेशन इज द पोजिशनिंग ऑफ द बिल्डिंग ऑन द साइट। 35 क्वेश्चन बिल्डिंग विथ विंडो फेसिंग डैश और डैश प्रोवाइड गुड एक्सेसिबिलिटी अल्टीमेट एंड एफर्टलेस शेडिंग। देखो, अगर आप बात करें कि बिल्डिंग की आपकी जो विंडोज़ वगैरह आप जो देते हैं ना, वो कहाँ पे देना चाहिए, है ना। और विंडोज़ की जो आपकी फेसिंग रहती है, ये जो आपकी विंडो की फेसिंग रहती है, ये कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए जिससे आपकी प्रॉपर लाइट आ सके। तो विंडोज़ की अगर हम फेसिंग की बात करें तो विंडोज़ की फेसिंग होनी चाहिए नॉर्थ साउथ में। अगर आपकी विंडो नॉर्थ साउथ में है तो ये क्या कराएंगी? प्रोवाइड कराएंगी आपकी इल्यूमिनेशन और एफर्टलेस शेडिंग को। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है व्हाट फंक्शन ऑफ बिल्डिंग, व्हाट फंक्शनल बिल्डिंग डिज़ाइन। फंक्शनल बिल्डिंग डिज़ाइनिंग, तो फंक्शनल बिल्डिंग डिज़ाइनिंग क्या आ जाएगा? फंक्शनल बिल्डिंग डिज़ाइनिंग में अ डिज़ाइन दैट सर्व इट्स पर्पस वेल। जो भी उसका पर्पस है उसके लिए ये जो भी आपने डिज़ाइन करी है वो उसको क्या करे? निभाए। नेक्स्ट है अ डिज़ाइन विच इज़ फ्लेक्सिबल एंड एडॉप्टेबल टू द चेंजिंग टेक्निक रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि ग्रीन प्रिक्योरमेंट इज द बिल्डिंग green procurement is the use of the building material that are dash and dash while eliminating the use of the material that contain ozone depletion substance। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा क्या? 37 का आपका आ जाएगा बी, कि ग्रीन प्रिक्योरमेंट इज द बिल्डिंग ऑफ is the use of building material that are recyclable and repeatable renewable while eliminating the element of the material that are containing ozone depletion substance। देखो, अभी आजकल हम फ्लाई ऐश ब्रिक्स का यूज़ कर रहे हैं। क्यों यूज़ कर रहे हैं? आपका जो सीमेंट आ रहा है ये भी आपका फ्लाई ऐश मिक्सड सीमेंट आ रहा है, जिसके कारण आपकी जो हार्मफुल गैसेस हैं ये क्या हो जाए? इनका एवोल्यूशन क्या हो जाए? कम हो जाए। तो वही वो जो आप ग्रीन हाउस बिल्डिंग की हम बात करते हैं, तो ग्रीन हाउस बिल्डिंग वो सारी होती हैं जिससे आपका इकोलॉजिकल इफेक्ट क्या हो सके? कम हो सके, उनको हम कहते हैं ग्रीन हाउस बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 38 FSC सर्टिफाइड टिम्बर आर हैवीली फॉर्म्ड आर हार्वेस्टेड फ्रॉम सस्टेनेबल फॉरेस्ट। What does FSC stand for? FSC stand for, FSC किसके लिए स्टैंड फॉर होता है? FSC का फुल फॉर्म होता है फॉरेस्ट स्टेवरशिप काउंसिल। नेक्स्ट इसके बाद हम 39 क्या कह रहे हैं? 39 इट्स सेइंग वोल्टेज ऑर्गेनिक कंपाउंड VOC, वोल्टेज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स VOC आर कॉमनली फाउंड इन पेंट एंड लिक्वर्स। जो भी आपका लिक्वर्स वगैरह या पेंट्स वगैरह, लिक्वर्स वगैरह जो भी दारू वगैरह आपकी रहती है और पेंट वगैरह रहते हैं, उनमें क्या मिलता है? आपका वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस आर कॉमनली फाउंड इन विच प्रोडक्ट। तो ओजोन डिप्लीशन इज फाउंड इन विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में आपका क्या था? ओजोन डिप्लीशन प्रोडक्ट पाए जाते थे। इसमें आप गैस लिखेंगे मेरे को,
कि कौन सी वाली गैस होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेप्लाइडली विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रैपिडली रिन्यूएबल बिल्डिंग मटेरियल। तो इसका क्या हो जाएगा, रैपिडली रिन्यूएबल मटेरियल कौन सा नहीं है आपका, टिम्बर नहीं है। 42 using recycled contained building material can dash waste as well as pollution and energy associated with the mining harvesting of raw material। तो क्या हो जाएगा, यूज ऑफ रिसाइकल कंटेंट। अगर आप रिसाइकल चीज़ों को अपने बिल्डिंग में यूज़ करते हो उस टाइम पर आपका जो वेस्ट है या पॉल्यूशन है या एनर्जी एसोसिएशन है, ये क्या हो जाएगा आपका रॉ मटेरियल के साथ, ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएंगी। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है आपका, ट्रू है। तो क्या कह रहा है, फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, स्टेटमेंट कौन सा वाला आपका ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर 45 यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी मटेरियल कैन बी रिड्यूस द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। तो ये अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी मटेरियल को यूज़ करते हो तो वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को क्या कर देता है, आपका रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट वो कह रहा है यूजिंग न्यू बिल्डिंग मटेरियल कैन रिड्यूस द वेस्ट डिस्पोजल। नेक्स्ट यूजिंग रिसाइकल कंटेन मटेरियल कैन बी अनेबल टू रीयूज्ड ऑफ वेस्ट एंड दस रिड्यूस द वेस्ट डिस्पोजल। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट सी। नेक्स्ट वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है प्लास्टिक लाइम मेड फ्रॉम पेपर एंड वुड क्लिप्स इज रिसाइकल्ड कंटेन्ड मटेरियल। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट वो कह रहा है स्ट्रॉ इज कंसिडर्ड अ रैपिड रिन्यूएबल बिल्डिंग मटेरियल। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिसाइकल्ड कंटेंट बिल्डिंग मटेरियल। इनमें से कौन सा रिसाइकल्ड कंटेंट मटेरियल नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका जो वर्जिन टिम्बर है, इट्स नॉट अ रिसाइकल कंटेंट मटेरियल। नेक्स्ट क्या कह रहा है 46 में, क्या कह रहा है 46 में कह रहा है स्लेविंग ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन फ्रॉम ओल्ड बिल्डिंग यूज ऑफ अ न्यू बिल्डिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ प्रैक्टिस। देखो ये आपका अगर इसकी बात करें तो इसको हम कहते हैं रीयूजिंग, है ना। आप क्या कर रहे हैं, आप वापस से किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हो। नेक्स्ट वो कह रहा है कि व्हाट डज VOC स्टैंड फॉर। VOC का आपका क्या होता है, VOC क्या होते हैं आपके वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। नेक्स्ट वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं या कैसे होते हैं। तो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड दैट इजीली वेपोराइज्ड इनटू द एयर। ट्रू है। नेक्स्ट कह रहा है अ मेजर कॉज ऑफ स्मोक इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये दोनों ही करेक्ट है। ये कैसे रहते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड रहते हैं जो इजीली वेपोराइज हो जाते हैं एयर में। इसके बाद ये जो आपके एयर में क्या कॉज कर देते हैं, जो स्मॉग आपका एयर में कॉज होता है, इसका मेन रीज़न भी यही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कह रहा है द मोस्ट हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन इज। तो मोस्ट हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन इज UVB वेवलेंथ। इसमें देखो आपका स्किन कैंसर, जो आपकी स्किन जल जाती है, बहुत सारे लोगों को रैशेज हो जाते हैं, तो ये सारी कारण किसके कारण है, UVB के लिए। ये आपकी आइज़ को भी बहुत बुरी तरीके से डिप्लीट करती हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है द डैश ऑफ द एटमॉस्फेयर एक्ट्स एज अ सन ब्लॉक फॉर द अर्थ फिल्टरिंग हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम द सन। इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑब्वियसली ओजोन है। ओजोन जो भी आपके अल्ट्रावायलेट हार्मफुल गैसेस हैं, इसको क्या कर देता है, वहीं पे रोक देता है, फिल्टर्ड कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 यूजिंग रिसाइकल
contained building material will resources depletion, energy uses, raw material extraction और and waste। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका यूजिंग रिसाइकल्ड कंटेंट। आप अगर रिसाइकल कंटेंट को यूज़ करते हो, मटेरियल विल क्या करेगा आपका, अगर रिसाइकल कंटेंट को अगर आप यूज़ करते हो तो ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है आपका रिसोर्स डेवलपमेंट एनर्जी को, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में हम बाकी बचे कुछ जो आपके बचे हुए ऑब्जेक्टिव है उनको कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर मुझे व्यूज़ अच्छे मिलेंगे तो मैं उसको भी बनाऊंगी जल्दी और अपलोड करूंगी। सो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर इसको आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। कल का पेपर कैसा गया मुझे ज़रूर बताएं।